हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपात की और भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल का उपबंध किया गया है। यानी आर्टिकल 352 से लगाकर 360 के बीच में आपातकाल का उपबंध किया गया है, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात की बात करता है और 356 राज्य आपात जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और तीसरा आपात वो है 360 जिसको हम वित्तीय आपात कहते हैं। हमारे देश का संविधान संघात्मक भी है और एकात्मक भी है, दोनों का सम्मिश्रण है, इसलिए इसको क्वासी फेडरल कहा जाता है। और संघात्मक संविधान की विशेषता होती है कि शक्तियों का विभाजन हो, उसी तरह से एकात्मक संविधान की ये विशेषताएं होती है कि सारी शक्तियां राज्यों में बंटवारा नहीं होगी, केंद्र के पास रहेगी। जैसे इकहरी नागरिकता है, तो जो सारी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं उसको हम एकात्मक संविधान कहते हैं, और केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है उसको हम संघात्मक संविधान कहते हैं। हमारे देश में शक्तियों का विभाजन है, उस हिसाब से तो संघात्मक है, लेकिन जो आपातकाल है उस टाइम हमारा संविधान एकात्मक रूप होता है, क्योंकि जब आपातकाल लगता है तो सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाती है, और इसलिए एकात्मक संविधान का ये स्वरूप है। और ऐसा होना हमारे देश के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपातकाल के टाइम एक राष्ट्र हित का महत्व होता है, उसको देखते हुए ऐसा किया गया है। और अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपात जिसको लगाने की 3 चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहली राष्ट्रीय आपात तभी लगाया जाएगा जब युद्ध, पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। ये 3 चीजें युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अब लगाता कौन है, ये बात देखो। 3 चीजों के आधार पर लगाते हैं, 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं, 352, 356, 360। लेकिन लगाने का जो 352 आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आपात की, उसकी 3 चीजें हैं, जिसमें पहला युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। इस आधार पर 352 की घोषणा की जा सकती है। और 352 की घोषणा करता कौन है? राष्ट्रपति। 352 का क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 का खंड 1 ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति का समाधान, जब राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि हमारे देश में, संपूर्ण भारत में या भारत के किसी राज्य में या भारत के किसी भी कोने में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह का संकट आ गया है, संकट है या आने वाला है, दोनों चीजें, संकट है और आने वाला है, यानी आशंका होने पर भी इस बात का राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसा संकट आने वाला है जो इन तीनों में से एक है, तो राष्ट्रपति 352 की उद्घोषणा करेगा। अब हम बात करते हैं कि जब राष्ट्रपति ने आपात की उद्घोषणा कर दी तो क्या राष्ट्रपति उसको वापस ले सकता है? यस। 352 का खंड 2 कहता है कि अगर राष्ट्रपति ने आपात की उद्घोषणा की है तो राष्ट्रपति उसको अगली घोषणा जैसे ही करके या तो उसको वापस ले सकते हैं या उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। दोनों अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को लगता है आपातकाल की स्थिति नहीं है तो वापस ले दे, और लगता है कुछ कंडीशन चेंज करनी है तो उस आपात की उद्घोषणा में परिवर्तन भी कर सकता है। जैसे पूरे देश में लगाया हुआ था और राष्ट्रपति को लगा नहीं, कुछ विशेष खास क्षेत्र में इसका प्रभाव दिख रहा है तो बाकी वाले से हटा देगा, मतलब परिवर्तन भी कर सकता है और वापस भी ले सकता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के समाधान का मतलब क्या होता। राष्ट्रपति का समाधान का मतलब यह आर्टिकल 352 का खंड 3 कहता है
कि मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर, और मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री और प्रधानमंत्री सहित, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, तो इन सभी की लिखित एक अनुशंसा, कम्युनिकेशन राष्ट्रपति को दी जाएगी लिखित में। उस आधार पर राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा करेगा। अब ये जो लिखित में जो रिपोर्ट की अनुशंसा की बात कर रहे हैं, यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ी गई कि राष्ट्रपति का समाधान का मतलब मंत्रिमंडल की लिखित संस्तुति पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले केंद्र सरकार जब चाहती तब राष्ट्रपति कर देते थे, लेकिन अब इस कंडीशन को मोरारजी देसाई की सरकार ने थोड़ा लोकतंत्र को मजबूत बनाया और ये प्रावधान कर दिया कि ऐसा करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित रिपोर्ट चाहिए, और सारे मंत्रिमंडलों की चाहिए, एक दो मंत्री नहीं, पूरी मंत्रिमंडल की चाहिए, तभी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाएगी। और अब हम बात करते हैं कि आपात की उद्घोषणा करने के बाद ये लागू रहेगी, उसके लिए क्या करना होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, उसका 352 का खंड 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कहता है कि जब राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा करेगा, करने के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। 1 महीना टाइम पीरियड है इसमें। जैसे ही आपातकाल की घोषणा आज कर दी तो उसके 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी। दोनों सदन उस उद्घोषणा को इस संकल्प के साथ अनुमोदन कर दे, यानी जो राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की उसको दोनों सदन स्वीकार कर ले कि आपने जो उद्घोषणा की वो सही है, तो वह आपातकाल 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। 1 महीने के अंदर दोनों सदन के समक्ष रखो और दोनों सदन का अनुमोदन मिल जाता है, उस बात पर मुहर लगा देते हैं, तो आपकी ये 6 माह तक आपातकाल की अवधि बढ़ जाएगी। दूसरी कंडीशन, जैसे ही उद्घोषणा की उस टाइम लोकसभा भंग हो तो क्या करेंगे? दोनों सदन की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा भंग है तो राष्ट्रपति की उद्घोषणा के तुरंत 1 महीने के भीतर इसको राज्यसभा के समक्ष रखा जाएगा, और राज्यसभा उसका अनुमोदन कर देती है। तो बाद में जब लोकसभा पुनर्गठन होता है उसका, या पुनर्जीवित होती है, जब लोकसभा दोबारा बनती है, तो बनने की पहली तारीख से 1 महीने के भीतर उसके समक्ष रखा जाएगा, और 1 महीने के समक्ष रखने के बाद अगर वह 1 महीने में लोकसभा भी इसका अनुमोदन कर दे तो वह 6 महीने बढ़ जाएगी। यानी अब जो 6 महीने की जो अवधि है वह, अगर हम बात करें कि इसकी गणना कहाँ से की जाएगी, तो 6 महीने की जब लोकसभा भंग है तो 6 माह की जो अवधि है इसकी गणना लोकसभा का पुनर्गठन जब होता है, राज्यसभा ने अनुमोदन दे दिया, उसके बाद लोकसभा का जैसे ही पुनर्गठन होगा, लोकसभा की प्रथम बैठक होगी, उससे 1 महीने के भीतर लोकसभा इस बात को समर्थन दे दे तो उस तारीख से 6 महीने। और अन्यथा अगर राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की और लोकसभा और राज्यसभा ने 1 महीने के भीतर इसका अनुमोदन नहीं किया तो आपातकाल प्रवर्तन में नहीं रहेगा। ठीक। दूसरी बात, इन दोनों ने इसकी उद्घोषणा को समर्थन दे दिया और वह 6 महीने तक रहेगी। दोबारा इसका समर्थन नहीं देते हैं तो 6 महीने के बाद आपातकाल प्रवर्तन में नहीं रहेगा। मेरा कहने का मतलब 1 महीने के भीतर तो आप दोनों सदन के समक्ष रखोगे, और अगर लोकसभा भंग है तो राज्यसभा के समक्ष रखो, और लोकसभा का जब पुनर्गठन होता है तो फिर उसके 1 महीने के भीतर रखो, और जब वो समर्थन दे देती है तब तो ठीक, नहीं देती है तो आपात प्रवर्तन में नहीं रहेगा, और दे देती है तो 6 महीने रहेगा। और फिर 6 महीने के बाद क्या करना होगा? इसके बाद हर 6 महीने पर वही शर्तें लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखो और उसका अनुमोदन प्राप्त करो, और फिर 6 महीने, और इसकी अवधि अधिकतम कोई निश्चित नहीं है, कितनी भी बढ़ाई जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखो और उनका अनुमोदन प्राप्त करो, और फिर आप इसकी अवधि बढ़ाते रहो। यह इससे पहले क्या होता था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह 6 माह का कर दिया। इससे पहले एक बार लोकसभा राज्यसभा का अनुमोदन प्राप्त हो जाता था तो अवधि
अनिश्चित काल तक बढ़ाई जा सकती थी जब तक राष्ट्रपति उसको वापस न ले। लेकिन अब इसको शर्तों के साथ रख दिया है कि 6 महीने से बढ़ाओगे, लेकिन इसका अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जरूरी है। अब हम बात करते हैं आपातकाल का जो उद्घोषणा का जो तरीका है। अगर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी तो उसको समाप्त करने का तरीका क्या होगा, समाप्त कैसे किया जाएगा? तो उसमें सबसे पहली कंडीशन, समाप्त करने की जो शर्तें हैं उसमें सबसे पहला है राष्ट्रपति स्वयं उद्घोषणा करके उसको वापस ले ले। यानी आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा कर दे तो आपातकाल खत्म हो जाएगा। बहुत सीधा सिंपल तरीका, क्योंकि राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है और राष्ट्रपति ही उसको वापस ले सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा है संसद ने ऐसा, जो राष्ट्रपति ने जो आपात की उद्घोषणा की उनको अनुमोदन दिए ही नहीं, संकल्प के द्वारा अनुमोदन किए ही नहीं कि आपातकाल लागू रहना चाहिए, तो अभी खत्म। तीसरा, एक बार दे दिया 6 महीने तक चलेगा, दोबारा नहीं दिया तो अभी खत्म। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा समाप्त करने के लिए, उद्घोषणा को समाप्त करने के लिए लोकसभा के पास स्पेशल पावर है, और वो स्पेशल पावर यह है कि लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य इसको समाप्त करने का ये प्रस्ताव लाएंगे। अगर संसद का सत्र चल रहा है तो इस प्रस्ताव को 1/10 सदस्य लोकसभा के लाएंगे और वह स्पीकर के सामने रखेंगे। किसके सामने? स्पीकर के सामने। अगर सत्र चल रहा है तो, अन्यथा नहीं। और दूसरी बात, वही 1/10 सदस्य अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो किसको देंगे? तो फिर राष्ट्रपति को। सत्र चल रहा है तो स्पीकर को दो, सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को दो। और यह देने के 14 दिन के भीतर दोनों, स्पीकर या राष्ट्रपति, यह जो प्रस्ताव दिया जाता है उसके 14 दिन के भीतर विशेष बैठक बुलाएंगे, जिसको हम विशेष अधिवेशन कहते हैं। विशेष अधिवेशन बुलाएंगे और विशेष अधिवेशन में अगर ये बुलाने के बाद प्रस्ताव पास हो जाता है 2/3 से, तब यह आपातकाल की उद्घोषणा को समाप्त कर दिया जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कंडीशनें हैं, राष्ट्रपति खुद वापस ले ले, या लोकसभा और राज्यसभा उसका अनुमोदन न करे, या एक बार अनुमोदन कर दिया दूसरी बार न करे, या 1/10 सदस्य लोकसभा के सदस्य ये प्रस्ताव लाए और ये प्रस्ताव की कॉपी स्पीकर और राष्ट्रपति को दे। स्पीकर को तभी देंगे जब सत्र चल रहा हो, और सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को दो, और राष्ट्रपति उसी के 14 दिन के भीतर एक विशेष अधिवेशन बुलाएंगे और उसमें लोकसभा इसको पास कर ले तो फिर यह प्रस्ताव अपने आप गिर जाएगा। और इससे पहले इसको साधारण समर्थन माना जाता था, लेकिन अब इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको भी थोड़ा मजबूत कर दिया कि ऐसी कंडीशन है तो वह रहेगा। अब प्रश्न यह है कि जब आपातकाल लागू हुआ और लोकसभा भंग हो गई तो राष्ट्रपति को समाधान का मतलब हम कह रहे हैं मंत्रिमंडल, उसका क्या होगा? जब आपातकाल लागू होता है तो लोकसभा भंग होती है, लेकिन मंत्रिमंडल, जो मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए 75 में बनी हुई है, वह बनी रहेगी, वह सलाह देती रहेगी, परामर्श देती रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह जो चीज़ है वो आपको लिखित में चाहिए। और एक बार अब बात यह है कि लोकसभा जब उद्घोषणा की तब लोकसभा थी, तब लोकसभा को भंग करने के लिए या लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो लोकसभा का आपातकाल के टाइम एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कर दिया गया कि एक बार में 1 बार ऐसा
बढ़ाया जा सकता है, और दूसरी बार बढ़ाना तो फिर एक बार में बढ़ाओ 1 साल, यानी एक बार में 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले एक बार बढ़ाने के बाद उसकी टाइम पीरियड फिक्स नहीं थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कहा गया कि एक बार में 1 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी बात, ऐसा पहली बार हुआ 5वीं लोकसभा, जो हमारे देश की 5वीं लोकसभा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और उस टाइम 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया, 1-1 वर्ष करके 2 बार बढ़ाया गया। और ऐसा भारतीय इतिहास में आज तक एक ही बार हुआ है। लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया, 1-1 बार में 1 साल, ऐसा करके 2 बार बढ़ाया गया 5वीं लोकसभा का। ये हमारे भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। अब हम बात करते हैं आपातकाल के टाइम मूल अधिकारों का क्या होगा और आर्टिकल 19 का क्या होगा। अगर हम बात आर्टिकल 355 की करें तो 355 ये कहता है कि केंद्र सरकार का एक कर्तव्य होगा कि राज्यों की सुरक्षा करे बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह से। ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है, वो उनको परामर्श दे और वो उसकी अनुसार राज्य सरकारें काम करेगी, ये 355 कहता है। अब बात यह है कि 358 ये कहता है कि आर्टिकल 19 का निलंबन, आर्टिकल 19 का निलंबन। 352 की जब उद्घोषणा होती है तो उसमें मैंने कहा था युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र जो विद्रोह है इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह किया गया, उससे पहले इसको आंतरिक अशांति कहा जाता था। और सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध के टाइम आर्टिकल 19 का क्या होगा, जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करती है, उसका क्या होगा। तो इसमें कहा गया युद्ध और बाह्य आक्रमण है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, सस्पेंस। और सशस्त्र विद्रोह है तो राष्ट्रपति इस बात का आदेश जारी करेगा कि आर्टिकल 19 को निलंबित किया जाता है, स्वतः निलंबित नहीं होता। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें हम अगर बात करें 359 की, जो ये कहता है कि भाग 3 मूल अधिकार जो आपको फंडामेंटल राइट्स जो प्राप्त हैं उनका क्या होगा, उनका निलंबन क्या होगा। इसमें जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो पहली बात यह ध्यान रखना, आर्टिकल 20 और 21 इनका निलंबन नहीं होता, चाहे आपातकाल लगे चाहे कुछ भी लगे, लेकिन 20 और 21 का निलंबन नहीं होगा, ये आपके अधिकार बने रहेंगे। कहने का मतलब कि आपातकाल के टाइम भी 20 और 21 का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। अन्य अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति जितना उचित समझे, सारे मूल अधिकारों का करे चाहे कुछ मूल अधिकारों का करे, जितना उनको उचित लगे वो आदेश जारी करके इनका निलंबन कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति उद्घोषणा के द्वारा करेगा कि किस किस आर्टिकल को निलंबन करना है और किसको नहीं। बात यह है कि जो ये जारी किया जाता है उसमें खास बात यह है कि एक वाद आया था जिसका नाम था M.A. पाठक बनाम भारत संघ। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 20 और 21 के अलावा जिन आर्टिकल को निलंबन किया जाता है वो आर्टिकल्स निलंबित नहीं होते हैं। वह तो आर्टिकल जो दिए गए आपको मूल अधिकार, उनके जो आपके जो अधिकार है उनको परिवर्तन कराने के राइट्स निलंबित किए जाते हैं। यानी मूल अधिकार कभी निलंबित नहीं होते हैं। मूल अधिकार को परिवर्तन करने वाला जो न्यायालय आदेश जारी करता है, आपको उपचार प्रदान करता है, वह निलंबित होते हैं। यानी आपातकाल में आप इसलिए नहीं जा सकते हो कि आर्टिकल आपके
जो उनको इन्फोर्समेंट करवाना है, लागू करवाना है और उससे आपको रेमेडी मिलने वाली है, उसको रोका गया है। अगर जो आदेश जारी किया उसके अलावा किसी अनुच्छेद का आपका उल्लंघन होता है तो अभी आप कोर्ट जा सकते हैं। इस केस में हुआ ये था कि एक LIC कंपनी थी और जिसने 1961 में LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और उसके कर्मचारी एम्प्लॉइज जितने थे उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और LIC कंपनी ने अपने कर्मचारियों को कहा कि हम आपको बोनस देंगे। यह 1961 में कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें यह कहा जाता है LIC के द्वारा अपने कर्मचारियों को कि हम आपको बोनस देंगे। और उसके बाद जब आपातकाल लग जाता है तब यही LIC एक अधिनियम बनाती है, उसका नाम होता है LIC मॉडिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1976। इस एक्ट के द्वारा LIC ये कहती है कि आपातकाल 75 वाला लग गया था, 71 वाला लग गया था, कंटिन्यू हम आपातकाल में दब गए हैं, इसलिए हम आपको बोनस भत्ता नहीं दे सकते हैं। और ये कानून जब बाद में भी लागू रहा और इसको रोक दिया गया तो कर्मचारियों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन दाखिल की और सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि अनुच्छेदों का निलंबन होता है, आर्टिकल 14-19 का निलंबित किया गया है, न कि उसके उपचारों को। और वो आपातकाल में ही इसलिए किया गया था क्योंकि वह देश की जो लोकहित को देखते हुए ऐसा किया जाना, राष्ट्रहित को देखते हुए ऐसा किया जाना जरूरी है। और इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आपके अधिकार ही छीन लिए गए, नहीं, अधिकारों के उपचार निलंबित हुए हैं। इसलिए 1961 में जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था अपने कर्मचारियों के साथ बोनस देने का, वो वैलिड है, वैध है, सही है। और जो आपने जो बाद में मॉडिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1976 करके ये कह दिया कि हम आपको बोनस नहीं देंगे, ये असंवैधानिक है। न्यायालय ये कहना चाहता है कि अब आपको बोनस भत्ता देना पड़ेगा। उस टाइम आपकी स्थितियां सही नहीं थी, आपातकाल लगा हुआ था, आपने जो कुछ किया, लेकिन अब तो आपको पूरा देना पड़ेगा क्योंकि उनके आर्टिकल के उपचार निलंबित किए गए थे। वह आपातकाल खत्म होने के बाद पुनः जीवित हो जाता है। ठीक, अब इसी में अब हम बात करते हैं युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह अभी तक कितनी बार लगा और इसका मतलब क्या होता है। पहला है युद्ध। युद्ध का मतलब होता है दोनों देशों की ओर से इस बात की घोषणा की जाती है, चाहे रेडियो से करो, चाहे टेलीविजन से करो, मोबाइल से करो, किसी से इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करो, कैसे भी करके ये उद्घोषणा की जाती है कि हम युद्ध करने जा रहे हैं। जैसा आपने देखा था 1965 और 1971 भारत और पाक के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको हम युद्ध कहते हैं क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं तैयार थी। लेकिन बाह्य आक्रमण का मतलब होता है एक देश तैयार होता है जो आक्रमण करने के लिए जा रहा है, दूसरे देश को पता नहीं होता है जिस पर आक्रमण हो रहा है, यानी एक का प्लान होता है दूसरे का नहीं होता है। और ऐसा हमारे देश में 1962 में भारत और चीन के बीच में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, न कि युद्ध। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के टाइम चीन ने आक्रमण किया और यह जो आक्रमण की श्रेणी में आता है 1962 का। अब हम बात कर रहे हैं सशस्त्र विद्रोह की। यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है सशस्त्र विद्रोह। इससे पहले इसको आंतरिक अशांति कहा जाता था, इससे पहले आंतरिक अशांति कहा जाता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह ने ले ली। अब इसके आधार पर हमारे देश में आंतरिक अशांति के आधार पर, क्योंकि 78 हुआ उससे पहले आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 की आधी रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से एक आपातकाल की घोषणा करवाती है। उसका नाम होता है आंतरिक अशांति के आधार पर।
और यह आपातकाल की घोषणा 25 जून की आधी रात को हुई और 21 मार्च 1977 तक 21 महीने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक यानी 21 महीने तक ये आंतरिक अशांति के काल पर अशांति के आधार पर आपातकाल रहा। और उसके बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ले ली गई। और इसका सबसे महत्वपूर्ण निर्णय एक केस में मिला, उसका नाम है सर्वदानंद सोनवाल बनाम भारत संघ AIR 2005। इसमें सर्वोच्च न्यायालय सशस्त्र विद्रोह आर्टिकल 355 में जो बात कही गई है बाह्य आक्रमण, इस आक्रमण को और सशस्त्र विद्रोह को परिभाषित करता है कि सशस्त्र विद्रोह का मतलब क्या होगा। 355 में ने कहा था कि राज्य केंद्र का यह कर्तव्य है कि राज्य की बाह्य आक्रमण से और आंतरिक अशांति और युद्ध से सुरक्षा करे। उसी तरह से सशस्त्र विद्रोह जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया, इस केस में पहली बार सर्वदानंद सोनवाल बनाम भारत संघ 2005 में आया। इसमें हुआ यह था कि एक कानून बनाया गया असम में और उसका नाम था अवैध प्रवासी अधिकरण द्वारा निर्धारण एक्ट 1983। और इससे पहले हमारे केंद्र सरकार का एक कानून था, उसका नाम था विदेशियों संबंधित अधिनियम 1946। इसमें फर्क क्या है? यह विदेशियों संबंधित अधिनियम 1946 तो था, लेकिन आसाम सरकार ने अवैध प्रवासी अधिकरण द्वारा निर्धारण एक्ट 1983 बनाकर आसाम के अंदर जो बांग्लादेशी घुसपैठिया आ रहे थे उनको रोकने के लिए बनाया था। अब देखना, इसका जो एक्ट पढ़ने से तो लगेगा रोकने के लिए, लेकिन जो बनाने का जो विधानसभा का या विधानमंडल का जो इंटेंशन था वो कुछ और ही था। और वो ये था कि इसमें क्या किया गया था, इसमें किया यह गया था कि आसाम के अंदर आने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों का पता लगाना, यह था इस कानून का। कितने बांग्लादेशी घुसपैठी घुस गए हैं यह पता करना। लेकिन इसमें शर्त यह थी कि जो व्यक्ति कहता है कि यह विदेशी है या भारत का नागरिक नहीं है या घुसपैठिया है या बांग्लादेशी है, उसको यह साबित करना पड़ता था। कंडीशन यह, यानी या तो स्टेट करे या तो राज्य करे और यहां वो व्यक्ति करे जिसने यह आरोप लगाया है कि ये व्यक्ति विदेशी है, यह बांग्लादेशी है, यह भारत का नागरिक नहीं है, उसको साबित करना पड़ेगा। और यह बड़ा मुश्किल था। और स्टेट को साबित करना, इसका मतलब साबित ही नहीं कर पाओगे आप। अभियोजन चलेगा, मुकदमा चलेगा तो स्टेट साबित करेगा। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, और इस वाद में जो एक्ट बना था इसका तो मतलब ये था। और जो हमारा जो पहले एक्ट बना रखा था विदेशियों संबंधित अधिनियम 1946, उसमें यह था कि मैं भारत का नागरिक हूं और मुझे साबित करना है कि आप हो या नहीं। बहुत सीधा सिंपल तरीका। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, मेरे पास मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट आपके जो ये साबित करते हैं कि आप भारत के नागरिक हो। तो ऐसा करने के लिए, आपको साबित करने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो व्यक्ति जो आरोप लगा रहा है कि ये विदेशी है, उसको वो साबित करे, वो कैसे साबित करेगा? ये दिक्कत थी। और इसका मतलब क्या हुआ? इससे क्या हुआ, लाखों बांग्लादेशी आसाम में घुसने लगे और धीरे धीरे रहने लगे, बसने लगे और अपना मतदाता बनना शुरू कर दिया और नौकरियां लेना शुरू कर दिया और संख्या दिनों दिन ज्यादा बढ़ने लगी। तब केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि राज्य सरकार ने यह कर दिया तो केंद्र सरकार भी उसकी काउंटिंग नहीं कर सकती, केंद्र सरकार के भी हाथ बंध गए। यह मामला जब सर्वोच्च न्यायालय में आया तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आसाम में आने वाले घुसपैठिए बांग्लादेशी जिस तरह से आसाम में आकर जबरदस्ती बैठ गए हैं और मतदाता बन गए, नौकरियां प्राप्त कर दी, वह एक तरह का आक्रमण है। किस पर? आसाम की जनता पर, देश की जनता पर आक्रमण है। आक्रमण होने के लिए न्यायालय ने कहा कि दोनों देश युद्ध करे, यही मतलब नहीं है। आक्रमण का मतलब यह भी है कि जो घुसपैठिए आकर घुस गए हैं और वो यहाँ की नागरिकता ले रहे हैं, यहाँ की मतदाता बन गए हैं, यहाँ की नौकरियां लेके वो ये माहौल खराब करके आसाम के लोगों के साथ लोक हित में अन्याय कर रहे हैं, जनता
असुरक्षित महसूस कर रही हैं और हालात बहुत खराब हो गए हैं, तो ये भी एक आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है। और सशस्त्र विद्रोह और आक्रमण की परिभाषा देते हुए कोर्ट ने कहा कि अवैध प्रवासी अधिकरण द्वारा निर्धारण एक्ट 1983 अवैध है, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन विदेशियों संबंधी अधिनियम 1946 संवैधानिक है। यानी ये सही है और ये गलत है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी आपातकाल की जब उद्घोषणा कर दी जाती है और व्यक्तियों के अधिकारों के उपचार निलंबित कर दिए जाते हैं, तो क्या उनको हम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 358 में 2 खंड जोड़ते हुए यह प्रावधान किया गया, जिसमें पहला यह था कि जैसे ही आर्टिकलों का निलंबन होता है तो जो उद्घोषणा आप कर रहे हो वह उन्हीं आर्टिकलों से संबंधित आपातकाल तक ही रहेगी। आपातकाल खत्म होने के बाद ये जो आपने जो कानून बनाए हैं, जो आपने घोषणाएं की है, वह 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे आपने जो अधिनियम बनाए हैं, तो जिन अधिकारों को आपने कोर्ट में जाने से रोका है, जिन अधिकारों को आपने निलंबित किया है, वह अधिकार आपातकाल से लेकर अगर निलंबित हुए हैं तो, यानी आपातकाल से लेकर आपने कुछ निलंबन लगाया है तो वह ठीक है, वह आपातकाल तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा निलंबन आपातकाल से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आपने लगाया है, तो फिर उसको न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। यानी आपातकाल खत्म होने के बाद मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अब हुआ यह था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी ने यह प्रावधान कर दिया था कि हम जो भी आपातकाल से रिलेटेड कानून बनाएंगे और जो कार्यपालिका आदेश निकाल के जो भी कार्य करेगी, उस कार्य को, उससे संबंधित अधिकारों से संबंधित जो कानून निलंबित किए हैं, जो भी किया आपातकाल को लेकर, उसको सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता, यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। यह बहुत जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार ने कहा नहीं, जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं और आप न्यायालय में भी जा सकते हैं। अगर कार्यपालिका कोई आदेश जारी करके आपातकाल से संबंधित कोई कार्य कर रही है तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन अन्य अधिकारों का आपका निलंबन हुआ है, आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन इससे संबंधित केस भी है, उसका नाम है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है, उसको संसद खत्म नहीं कर सकती है, इसलिए ये हमारा बना रहेगा। अब हम बात करते हैं कि आपातकाल जब लागू होता है तब केंद्र सरकार के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, क्या क्या कर सकती है वो। पहली बात, आपातकाल की घोषणा होते ही सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं। कार्यपालिका जो भी शक्तियां हैं वो शक्तियां चली जाएगी केंद्र के पास। केंद्र सरकार आदेश जारी करेगी और राज्य सरकार उसके निर्देशन में काम करेंगे। फर्स्ट बात, आपातकाल की घोषणा के टाइम राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो किन अधिकारों का उल्लंघन करना है, किन का नहीं करना है, कब घोषणा वापस लेनी है, कब नहीं लेनी, ये सब राष्ट्रपति के पास रहेगा। कार्यपालिक शक्ति का हेड वो चला जाएगा। दूसरा, विधायिक जो शक्तियां हैं राज्यों के पास, यानी कानून बनाने की जो शक्तियां हैं, वह आपातकाल के टाइम भारतीय संसद के पास चली जाएगी और वह आर्टिकल 250 में प्रावधान है कि ऐसा आपातकाल लगता है तो ये सारी राज्य की जो विधायी शक्तियां हैं वो 250 के अंतर्गत
संसद के पास चली जाएगी और संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। लेकिन संसद बनाती किस पे? केंद्र संघ सूची की। लेकिन आपातकाल के टाइम राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है 250 के अंतर्गत। एक बात। दूसरी बात, जो अभी वर्तमान जो आर्टिकल आपका जीएसटी को लेकर जोड़ा था, माल एवं सेवा कर से संबंधित, उससे भी आर्टिकल 246A, उस पर भी संसद कानून बनाएगी। यह सर्वे सर्वा संसद। और दूसरी बात, संसद के कानून बनाने के बाद यह आपातकाल जैसे ही खत्म होगा उसके 6 महीना तक वह कानून वैलिड रहेगा, उसके बाद स्वतः खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये रहने वाला है नहीं। और राज्य और केंद्र के बीच में राज्यपाल सर्वेसर्वा हो जाएगा और वो सारा काम देखेगा। और अब हम बात करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जुडिशियल रिव्यू जब हम करेंगे, तो पहले तो ये था कि हम समाधान का जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे कि किस आधार पर समाधान लिया गया, लेकिन अब न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जो इसमें मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ के केस में कहा कि अगर विद्वेष से किया है, राजनीतिक उद्देश्य से किया है, या आपने अत्याधिक उसका प्रत्यायोजन कर दिया है। पर अत्याधिक प्रत्यायोजन का मतलब होता है डेलीगेट करना। कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है, संसद को कानून बनाने की शक्ति किसी और को दे सकती है, उसको कहते हैं हम प्रत्यायोजन। और ऐसा प्रत्यायोजन जो आपने ज़्यादा कर दिया है, अत्याधिक कर दिया है, हद से ज़्यादा चले गए हो, जिसको वो आपको लॉ की भाषा में अल्ट्रा वायरस कहते हैं, वो कर दिया है, तो फिर हम उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं। ये भी सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में कहा। अब हम बात करते हैं आपातकाल, वित्तीय आपात की। वित्तीय आपात आर्टिकल 360 में है, और वित्तीय आपात 360 में है, यह आज तक भारत में कभी लगाया नहीं गया। और वित्तीय आपात में और राष्ट्रीय आपात में जो उद्घोषणा में फर्क है, दोनों की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रीय आपात की जब उद्घोषणा करता है तो संसद के समक्ष 1 महीने में रखा जाता है, और यहाँ पर संसद के समक्ष 2 महीने में रख सकते हैं। इसकी अवधि जब अनुमोदन मिल जाता है 6 महीने से बढ़ती जाती है। जैसे अनुमोदन लो 6 महीने बढ़ाओ, 6 महीने बढ़ाओ, वैसे भी इसमें है 6 महीने से बढ़ाओ। इसमें भी अधिकतम कितना भी बढ़ाया जा सकता है, इसमें भी अधिकतम कितना भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें जो लगाने का कारण है वो है शाख, देश की वित्तीय शाख खतरे में पड़ती है तो वित्तीय आपात लगाया जाता है। और हमारे देश की ये कंडीशन देखने को नहीं मिली, क्योंकि हमारा देश की जीडीपी ग्रोथ है वो अच्छा है, और उस वजह से जो गांव में कृषि कार्य, गांव में जो बाकी पशुपालन वगैरह होता है, उसकी वजह से हमारे देश की जीडीपी काफ़ी अच्छी चल रही है, और इस वजह से ये हमें दिन देखने नहीं पड़े। लेकिन जब वित्तीय आपात की घोषणा हो जाती है तो राज्य के कर्मचारियों, केंद्र के कर्मचारियों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सबके न्यायाधीशों के वगैरह किसी के भी वेतन में कमी कर सकती है ऐसा वित्तीय आपात लागू होने पर। लेकिन ऐसा हमारा आज तक हुआ नहीं। और राष्ट्रीय आपात आज तक 3 बार लगाया गया, और वह था सन 1962 और सन 1971 और सन 1975। भारत चीन, भारत पाक, और ये आंतरिक अशांति जिसको हम सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है, उसके आधार पर 3 बार लगाया गया। और 65 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तो 62 वाला 68 तक चल रहा था, इसलिए लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। और 75 से पहले इस आपातकाल में लगाई गई घोषणा को वापस लिया, और यहाँ पर नई आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी ने की। और हमारे देश में आपातकाल का उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, और आपातकाल के समय आर्टिकलों का निलंबन जर्मनी के संविधान से लिया गया है ये प्रावधान। यानी हमने आज आपातकाल की बात की, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसका विस्तार से हमने ये चर्चा की कि समाधान राष्ट्रपति का होना चाहिए, और समाधान का मतलब मंत्रिमंडल होता है, और मंत्रिमंडल जो 44वां संविधान संशोधन करके ये जोड़ दिया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा होनी चाहिए, अन्यथा उद्घोषणा नहीं की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।